हेलो टीचर्स, पीपीटी एजुकेशन के मिशन एचटेट बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने एचटेट के रिगार्डिंग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है जिसमें हम एचटेट के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके एचटेट के परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये सीरीज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2020 में एचटेट हुआ था, उसमें जो पीआरटी का एचटेट था, पीआरटी के लिए जो एग्ज़ाम था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्नान वनान पद में कौन सा समास है। दोस्तों, स्नान वनान पद में समास होता है द्वंद्व समास। इसको आप कैसे देख सकते हो कि स्नान वनान, अभी इस ये जो पहला शब्द है ना, इसके अकॉर्डिंग दूसरे शब्द का मीनिंग नहीं बदलता, जो कि अव्ययभाव समास में होता है। तो इसको आप अव्ययभाव से कंफ्यूज मत करना। अव्ययभाव समास का अगर एग्जांपल ले तो क्या होता है, जैसे साफ साफ, साफ साफ यानी कि इसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल साफ। अब इसके ये जो पहला शब्द है इसके अकॉर्डिंग दूसरे का अर्थ बदलता है। ये नहीं होता कि भी साफ साफ ही नहीं बोलते इसको, हम इसको बोलते हैं बिल्कुल साफ। जैसे हम बोलते हैं घर घर, यानी कि हर एक घर, घर के बाद घर, ऐसे हम बोलेंगे तो घर घर में, इसमें भी द्वंद्व समास नहीं होता, इसमें अव्ययभाव समास होता है। इन दोनों शब्दों में कौन सा समास हुआ, अव्ययभाव समास। अगर द्वंद्व समास की बात करें तो क्या होगा, जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, माता पिता, माता और पिता, ऐसे जो शब्द होंगे, जैसे अभी माता पिता लिखते हैं, माता पिता यानी माता और पिता। अभी देखिए, इसमें भी ये छोटा सा डंडा लगाते हैं हम, इसमें भी लगाते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, अभी माता और पिता दोनों के दोनों क्या है शब्द, इसके पहले के अकॉर्डिंग दूसरे का नहीं बदलता अर्थ, और दूसरे के अकॉर्डिंग पहले का अर्थ नहीं बदलता। ये जबकि अव्ययभाव में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है और उसके अकॉर्डिंग दूसरे का अर्थ बदलता है। जैसे यथाशक्ति हम लिख दें, यथाशक्ति, तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है, क्योंकि शक्ति का अर्थ यथा के अकॉर्डिंग बदलेगा। इसमें द्वंद्व समास के ये होता है, जैसे आप द्व को द्व से जोड़ दो, दोनों के दोनों बराबर हैं और बीच में जो दाना है उसको डंडा मान लो, तो जब दोनों पद बराबरी के होंगे और उनमें बीच में ये लगेगा तो उस टाइम हम बोलेंगे इसको द्वंद्व समास। लेकिन अगर जैसे साफ साफ है, अभी बराबरी के तो हैं लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है, बिल्कुल साफ। घर घर बराबरी के तो है लेकिन हर एक घर अर्थ निकलेगा, लेकिन इसमें क्या निकलता है, माता और पिता। तो दोस्तों, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास में जैसे रसोई घर, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, जब इनको तोड़ते हैं तो उसमें बीच में कारक आए, जब बीच में कारक आएगा तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कब होगा, जब विशेषण और विशेष्य की बात होती है उस टाइम कर्मधारय समास का यूज होता है। जैसे नील कमल, नील कमल, चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, उस टाइम पे क्या होता है, कर्मधारय का यूज होता है। अभी देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने किया इसमें द्वंद्व समास राइट आंसर होगा, अव्ययभाव नहीं होगा, और तत्पुरुष और कर्मधारय भी हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर देख लेते हैं कि शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें, देखिए, मैं मेरे घर जाऊंगा, अगर ये होता कि मैं अपने घर जाऊंगा तो सही होता, अभी ये शुद्ध नहीं है, गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, ये होता तो सही होता, अभी ये गलत है। हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, यानी कि हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, इसमें यहाँ पे गलती है तो इस टाइम ये शुद्ध नहीं है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, तो दोस्तों ये क्या है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। इसमें से देखना है कि कौन सा विलोम की दृष्टि से संगत असंगत है, यानी कि संगत नहीं है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन 2 में देखिए आप, निर्भीक और शूरवीर। अब दोनों के दोनों एक जैसे ही है, निर्भीक क्या होगा, शूरवीर जो होगा वो निर्भीक होगा, यानी कि उसको डर नहीं लगेगा, तो दोनों के दोनों एक ही श्रेणी के हैं। जबकि ये तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये विलोम की दृष्टि से संगत है। यहाँ पे देखिए, आजन्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय होता है दोस्तों जो लास्ट में लगता है, और उपसर्ग होता है जो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें ए ये प्रत्यय है, राइट आंसर होगा पहला। यहाँ पे ने नहीं होगा, ए नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए, बड़ी मात्रा है, ये छोटी मात्रा है, तो हमने क्या देखना है कि छोटी मात्रा जो है वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। अपादान कारक युक्त वाक्य, कारक सबसे पहले तो आपको कारक पता होना चाहिए क्या होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म
को कर्ण से, या इसमें के द्वारा भी लगा देते हैं हम आगे, संप्रदान, फिर आता है संप्रदान को के लिए, को के लिए, फिर अपादान से, यानी कि यहाँ पे जो से आएगा अपादान में, ये अलगाव के लिए आता है, अलग होना, ये आता है अलगाव के लिए, जबकि यहाँ पे से आता है से के द्वारा, यानी कि किसी चीज़ के साथ जब कोई कार्य करते हैं तो से के द्वारा आता है। अब देखिए अपादान कारक युक्त पूछा है, तो बच्चे बंदर से डरते हैं, इस वाक्य में अपादान कारक युक्त वाक्य के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही वाक्य है, जबकि आगे जो वाक्य है इनमें कारक अपादान कारक नहीं यूज हो रखा। फिर देखिए अपादान के बाद संप्रदान, अपादान, अपादान के बाद होता है संबंध, और संबंध में आता है क्या, का के की रा रे री, ये आते हैं। फिर आता है अधिकरण, और अधिकरण में क्या होता है, में, यानी कि में या पर, और फिर संबोधन में हे अरे। ये 8 क्या होते हैं, कारक होते हैं, इनको आप देखना, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, बच्चे बंदर से डरते हैं, अलगाव की इसमें सेंस आ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा पांचवा कैसे विशेषण है। तो दोस्तों चौथा और पांचवा ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक नहीं होते, समुदाय बोधक नहीं होते, आवृत्ति सूचक नहीं होते, ये क्रमवाचक होते हैं, यानी कि जैसे बोल देते हैं कि चौथे नंबर पे बैठ जाओ, पांचवें नंबर पे बैठ जाओ, तो वो क्रम ही तो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग मैंने अभी बताया था कि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है वो लास्ट में जुड़ते हैं। इंग्लिश में जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं ना, वही हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अनुपम में कौन सा शब्द उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अन। अन यानी कि जो ये लास्ट में अलहंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें लास्ट में अ की साउंड नहीं है, अन है, इसके साथ अ की मात्रा नहीं यूज होगी, तो अन इसमें क्या है दोस्तों, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अभी देखिए इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है, अभि प्लस उदय। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि इसमें देखिए लास्ट में क्या है, ई या बड़ी ई, कोई भी यहाँ पे ई होती है और प्लस उसके साथ दूसरा कोई भी स्वर मिल जाए, अ से लेकर लास्ट तक कोई भी स्वर मिल जाए, तो उससे क्या बनता है, य की साउंड निकलती है। और जो यहाँ पे देखिए पहला जो ये यहाँ पे जिसके ऊपर ई की मात्रा होती है ना, वो जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, वो जो व्यंजन होता है, तो ये आधा भय और यह जो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो कौन सी संधि का बन रहा है, यण संधि में ऐसी चीज़ें होती है जो मैंने अभी बताई। और इसी के साथ यदि उ प्लस दूसरा कोई भी स्वर मिले, तो यहाँ पे जैसे ई के साथ य की साउंड निकलती है ना, ई य, यहाँ पे ऊ के साथ व की साउंड निकलती है, व बनता है, और इसके आगे जिस पे भी ऊ की मात्रा होती है ना, वो यहाँ पे आधा हो जाता है, जैसे अनु, यहाँ पे अनु होता, ठीक है, और यहाँ पे एषण होता तो अनुवेषण बनता, और यहाँ पे अनु जो है न वो है वो आधा हो जाता है, यहाँ पे आधा न और व आता। तो ऐसा कम्बिनेशन यदि आधा कोई भी व्यंजन और उसके बाद व मिले, या फिर आधा व्यंजन और उसके बाद य मिले, तो वो यण संधि का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। अभी देखिए वृद्धि संधि का क्या एग्जाम्पल होता है, वृद्धि संधि में आपको 2 मात्राएं मिलती है, यानी कि इससे पहले वृद्धि संधि से पहले एक संधि होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम क्या करते हैं, अ प्लस अ, ई प्लस ई बड़ी ई की मात्रा मिल जाती है, और ऊ प्लस ऊ बड़ी ऊ की मात्रा मिल जाती है, तो ये होती है दीर्घ संधि। जबकि दीर्घ संधि के बाद एक संधि आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ये वाली मात्रा यूज होती है, इनमें से कोई भी मात्रा आपको देखने को मिलेगी उसमें गुण संधि होगी। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बाद वृद्धि संधि आती है, तो वृद्धि संधि में क्या होगा, जैसे कि वृद्धि की बात हो रही है, एक मात्रा बढ़ जाती है। दीर्घ में जैसे दीर्घ का मतलब बड़ा होता है तो बड़ी मात्रा का यूज होता है, और गुण संधि में एक ही मात्रा आती है बड़ी। और फिर व्यंजन संधि में देखिए व्यंजन संधि क्या होता है, यहाँ पे जो 2 व्यंजनों का मेल होता है तो व्यंजन संधि आती है। और स्वर संधि में दीर्घ, गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यण, और फिर लास्ट में आती है अयादि। अयादि संधि में आपको 2 बातें याद रखनी है, अय आय और अव आव।
जहाँ पे भी ऐसी साउंड मिलती है शब्दों में तो वहाँ पे अयादी संधि आती है। जैसे आय क्या होगा, नयन, अव जैसे पवन, इनमें कौन सी संधि है, अयादी संधि है। आय और आव का यूज़ कहाँ पे होगा, जैसे पावक या धावक या पावक बोल सकते हैं। और आय यानी कि पायक, पायक में कौन सी होगी, अयादी संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ। इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ, ये देखना है कि कुंजड़िन, नागिन, नाइन या ईसाइन। दोस्तों इन सभी शब्दों में तो इन प्रत्यय का यूज सही हुआ, लेकिन नाइन में इन प्रत्यय का यूज सही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दिख रही है आपको, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के साथ इन प्रत्यय का यूज पूछ रखा था। प्रत्यय को लास्ट में लगाते हैं, ये हमने देख लिया। उपसर्ग को स्टार्टिंग में लगाते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स का ही रूप होता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। पर्यायवाची पूछा है इंद्रधनुष का, तो सुरचाप जो होता है वो इंद्रधनुष का पर्यायवाची होता है। सप्तवर्ण भी होता है और घन कोंदड़ भी होता है इसका पर्यायवाची। अमरेश्वर नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे याद रख सकते हो, सुरचाप जो इंद्रधनुष होता है ऐसे चाप के आकार का होता है, तो चाप से आप सुरचाप से क्या रखोगे, चाप से आप याद रखोगे इंद्रधनुष। सप्तवर्ण 7 वर्ण होते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं, उससे भी आप याद रख सकते हो। घन कोंदड़, घन कोंदड़ में क्या होता है, बादलों में होता है, तो उसको घन से याद रख सकते हो, लेकिन अमरेश्वर नहीं होता इसमें इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। अब संबंध सूचक जो सर्वनाम पद कौन सा है इसमें से, जो, जैसे हम बोले कि तुम्हारा, जो तुम्हारा कुत्ता है वह हमारे कुत्ते से शक्तिशाली है, तो जो यानी कि संबंध बता रहा है इसमें, तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ने किसान की जमीन हथिया ली। ये पूछा है कि रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। अब यहाँ पे देखिए, नाम धातु क्रिया होती है, ये ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इनमें कोई भी प्रत्यय वगैरह लगाने से जो क्रिया बनती है दोस्तों, वो नाम धातु क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसना, राम हंसता है, अगर हम पूछे क्या हंसता है तो आंसर नहीं मिलता, तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। वहाँ पे सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे राम खाना खाता है, तो क्या खाता है, खाना खाता है, तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, जिसमें 2 क्रियाएं संयुक्त होकर काम करती है। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे जिसमें प्रेरणा मिलती है, जैसे राम श्याम से खाना मंगवाता है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है। अभी पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुवचन में नहीं है, तो आंसू, अक्षत और दर्शन, ये ऐसे शब्द है दोस्तों जो हमें लगते तो हैं कि ये एक वचन होंगे, लेकिन ये ऐसे ही बहुवचन में यूज़ होते हैं। आपके दर्शन हुए, तो आपके यूज़ करेंगे हम, तुम्हारा दर्शन नहीं यूज़ करते, तुम्हारा आंसू नहीं यूज़ करते, तुम्हारे आंसू यूज़ करते हैं, तो ये बहुवचन होते हैं, जबकि व्याख्याता ये बहुवचन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा पद है, भाववाचक संज्ञा पद पूछा है, तो भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है, यहाँ पे देखिए बचपन जो है वो भाववाचक संज्ञा होती है, जबकि भूकंप, विधायक या परस्पर ये भाववाचक संज्ञा नहीं होती। ये कोई चीज़ होती है जिनका हम परिमाण ले सकते हैं, लेकिन बचपन इसको ना तो माप सकते हैं ना छू सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, जिनको हमें पता ही नहीं क्या चीज़ होती है, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशेषण पद चुनिए। अभी विशेषण क्या होती है, विशेषण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण बोलेंगे, और क्रिया विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं हम एडवर्ब। अभी देखिए दोस्तों, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की, यानी इसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एडवर्ब के पहले या एडवर्ब के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे गुणशाली के बाद हम क्या लिख सकते हैं, गुणशाली व्यक्ति लिख सकते हैं, तो यानी कि व्यक्ति की विशेषता क्या हुई, गुणशाली हुई।
तो यानी कि नाउन या प्रोनाउन हुआ व्यक्ति है और इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव या विशेषण होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, गुणशाली। अब देखिए उन्नति है, जैसे तुम दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो। उन्नति करो यानी कि ये क्या हुआ, ये एक प्रकार की संज्ञा होगी ना। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या है, एक स्थान का नाम है जहाँ से किसी वर्ण का उच्चारण होगा, तो कंठोष्ठ स्थान का नाम भी क्या होता है, संज्ञा होता है। ऐश्वर्य, तुम्हारा ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य क्या होता है, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसको भी हम विशेषण नहीं बोल सकते। राइट आंसर क्या होगा, गुण होगा, गुणशाली होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं पीआरटी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी वीडियो आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ।